हेलो स्टूडेंट, मैं आप सबकी बायोलॉजी मेंटर एजुकेटर सृष्टि मैम संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन देख लिया था बच्चा। हमने देखा था कि कैसे मेल गैमेट पॉलन ट्यूब से इंटर करता है ओव्यूल के अंदर और पहला मेल गैमेट फ्यूज़ करता है एग सेल के साथ और बनाता है जाइगोट 2n जाइगोट। फिर हमने देखा था सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज़ करता है सेंट्रल सेल के साथ और बनाता है एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म बनता है वो सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के फॉर्म में बनता है जो कि होता है ट्रिप्लॉइड। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं, ओव्यूल को सीड में कन्वर्ट करते हैं और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था बच्चा कि जो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज़ कर रहा था सेंट्रल सेल के साथ और बना रहा था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस PEN, वो कैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड और ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ करता है कैसे, तो वन मेल गैमेट आता है जो कि हैप्लॉइड होता है और वन मेल गैमेट फ्यूज़ करता है सेंट्रल सेल के साथ और सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो होता है N+N और तीनों N जब आपस में मिलता है तो बन जाता है 3n PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। सेकेंड हम देखेंगे बच्चा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, कैसे जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। थर्ड डेवलपमेंट जो हम लोगों को देखना है वो देखना है ओव्यूल्स कैसे सीड में कन्वर्ट हो रहा है और ओवरी कैसे फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है। ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के मेन जो चीज़ें कन्वर्ट होती हैं वो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। तो किसी भी प्लांट में बच्चा एंडोस्पर्म बेसिकली 3 टाइप से बन सकता है। मीन्स एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो 3 टाइप से हो सकता है। तो एंडोस्पर्म 3 टाइप से कैसे देखने को हमको मिलते हैं, तो देखो एंडोस्पर्म कहीं ना कहीं जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं PEN से, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। PEN अब कैसे डिवाइड करेगा, कैसे खुद के अंदर डिवीजन करेगा कि जो हमें एंडोस्पर्म है वो 3 टाइप्स का मिलेगा, यानी 3 टाइप्स का एंडोस्पर्म बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम एंडोस्पर्म की बात करें तो सबसे पहला एंडोस्पर्म जो एंडोस्पर्म में बनता है जो आप लोगों ने पढ़ा है वो है न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। सेकेंड है बच्चा सेलुलर टाइप, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। और तीसरा है थर्ड वन है हैलोबियल टाइप, हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप का मतलब होता है बच्चे, अब देखो हमारे पास है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस PEN सेल जो कि है ट्रिप्लॉइड। इस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में अगर कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। इस PEN में बच्चे कैरियोकाइनेसिस सिर्फ हो और साइटोकाइनेसिस ना हो, मीन साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो। तो देखो अगर एक सेल के अंदर कंटिन्यूअस न्यूक्लियर का डिवीजन होता रहेगा तो हमें लगेगा कि सिंगल सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस हमको देखने को मिल रहे हैं, मीन्स न्यूक्लियस कई सारे बन गए हैं। सिंगल सेल के अंदर जब हमें कई सारे न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट कहते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो है सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप में सेम चीज़ होता है बच्चा, PEN डिवाइड करता है पहले कैरियोकाइनेसिस के द्वारा, कैरियोकाइनेसिस के द्वारा, और कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ ही चलता रहता है, मतलब साइमल्टेनियसली चलता रहता है। कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ ही चलता रहता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ जब साइटोकाइनेसिस चलेगा तो होगा क्या, तो देखो ये है
PEN हमारा, PEN में अभी हमारे पास है सिंगल न्यूक्लियस। जब भी पहला सेल डिवीजन होता है, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, एक सेल डिवाइड करता है सबसे पहले 2 में। यानी हमारे पास अगर पहला कैरियोकाइनेसिस होगा तो पहला न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बच्चा 2 में। जैसे ही एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड करेगा तैसे ही इसके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। फिर 2 से 4 बनेगा, 4 न्यूक्लियाई बने, फिर वॉल का फॉर्मेशन हो गया, चारों तरफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। फिर न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड करने के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन हुआ और वॉल फॉर्मेशन ऐसे हुआ। फिर बच्चा न्यूक्लियस डिवाइड किया और न्यूक्लियस डिवाइड करने के साथ साथ साइमल्टेनियसली ही वॉल फॉर्मेशन हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो रहा है उसके साथ ही साइटोकाइनेसिस भी हो जा रहा है। जब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस साथ में होता है तो हमको लगता है कि एक सेल के अंदर कई सारे सेल हैं, मेनी सेल। यहाँ पे जिस तरह लग रहा है एक सेल के अंदर मेनी न्यूक्लियस है, ठीक उसी तरह मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक सेल के अंदर कई सारे सेल्स हैं। जब एक सेल के अंदर हमें कई सारे सेल्स, मेनी सेल्स दिखाई देने लगते हैं तो ऐसे ही न्यूक्लियर टाइप के डिवीजन को, ऐसे ही एंडोस्पर्म को हम सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कहते हैं या सेलुलर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तीसरा बच्चा एंडोस्पर्म है, वो है हेलोबियल टाइप। हेलोबियल का मतलब होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है साथ साथ और नहीं भी हो सकता है। मतलब कि हेलोबियल फॉर्म दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, न्यूक्लियर टाइप का और सेलुलर टाइप का। हेलोबियल फॉर्म में लिख सकते हो आप बच्चा कि ये न्यूक्लियर टाइप और सेलुलर टाइप का कंबाइंड फॉर्म है। अब कैसे ये कंबाइंड फॉर्म हो सकता है, तो देखो हम बता रहे हैं, अगर हमारे पास कोई एक सेल है और उसमें हाफ सेल में हमें सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, हाफ में हमें सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिले और बाकी हाफ में हमें न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिले, तो ऐसे टाइप को हम हेलोबियल टाइप कहते हैं। जैसे हम कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में पाए जाने वाला जो टेंडर कोकोनट वाटर होता है वो न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक शो करता है, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म शो करता है। और जो कोकोनट का वाइट कर्नल होता है बच्चा, वो सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है, यानी कि न्यूक्लियर टाइप शो करेगा टेंडर कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म शो करता है और कोकोनट का जो व्हाइट कर्नल पार्ट है वो सेलुलर टाइप शो करता है, यानी कि हो गया हमारा कोकोनट हेलोबियल टाइप का। तो कोकोनट में हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब क्या होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो देखो एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि एम्ब्रियो डेवलप हुआ कैसे है। तो देखो हमने देखा था पहला मेल गैमेट फ्यूज किया था एग सेल के साथ और बनाया था 2n जाइगोट। तो जब भी बच्चा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा जाइगोट से। और जाइगोट कैसा है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, तो बेसिकली ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि ये बना कैसे है, एक मेल गैमेट फ्यूज़ किया है एक एग सेल के साथ। तो मेल गैमेट का फ्यूज़न हुआ है एग सेल के साथ तो बना है जाइगोट। मेल गैमेट भी n है, एग सेल भी n है और बना देगा 2n जाइगोट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो जाइगोट में पहला डिवीज़न होता है और एक जाइगोट का जो पहला सेल है वो डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में। इसीलिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो पहला सेल्ड स्टेज होता है उसको हम बच्चा 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं, 2 सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। 2 सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में हम देखते हैं कि जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, क्योंकि हमें एम्ब्रियो को हैप्लॉइड नहीं बनाना है तो मियोसिस नहीं होगा। जाइगोट माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड करता है, माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड करता है और 2 सेल, ऊपर वाला टर्मिनल सेल और नीचे बेसल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जब 2 सेल बनता है, टर्मिनल और बेसल सेल, तो फर्दर डिवीजन होता है बच्चे और टर्मिनल सेल वो फिर से डिवाइड करके 2 सेल बनाता है और बेसल सेल डिवाइड करके सस्पेंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम सस्पेंसर सेल में देखते हैं तो हमारा जो टोटल सेल हमारे पास मिलता है अभी भी देखो 2 सेल्ड स्टेज ही है, क्योंकि हम फिर टर्मिनल सेल को देखें तो टर्मिनल सेल अल्टीमेटली 2 सेल में ही कन्वर्ट हुआ है। तो बेसल सेल से लेकर सस्पेंसर सेल तक यहाँ तक हमें 2 सेल्ड स्टेज देखने को मिलती है।
फिर हम देखते हैं कि अभी सस्पेंसर सेल तो कंटिन्यूअस डिवाइड होगा, 8 to 16 सस्पेंसर सेल तक बनेगा, लेकिन जो 2 सेल्ड वाला स्टेज है, 2 सेल्ड स्टेज फर्दर डिवाइड करके 4 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब 2 सेल्ड स्टेज डिवाइड करके 4 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट होता है बच्चा, तो इस 4 सेल्ड स्टेज को हम 4 सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो बोलते हैं, जिसमें एम्ब्रियो हमें 4 सेल्ड स्टेज में दिखाई देता है। आफ्टर 4 सेल्ड स्टेज, इस 4 सेल में फर्दर कंटिन्यूअस डिवीजन होता है और एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है ग्लोब्यूलर स्टेज में, और सस्पेंसर सेल फर्दर अपना डिवाइड होती है, 8 to 16 सस्पेंसर सेल बनाती है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। लेकिन मेनली 4 सेल डिवाइड हो गया अब ग्लोब्यूलर स्टेज में, मतलब एक बॉल लाइक, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखो स्लाइड पे देखने को मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। जैसे ही ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो बनता है, एक डिप्रेशन इस ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में जनरेट होने लगता है। जैसे आप बैलून फिला लो और बैलून में एक ऐसे उस बैलून को दबाओ एक जगह से, तो आप देखोगे कि बैलून अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है। ठीक इसी तरह जब आपका ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो बनता है, तो ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में ऐसे इन्वेजिनेशन क्रिएट होता है। इन्वेजिनेशन क्रिएट होने के कारण जो एम्ब्रियो होता है, अब हमें जो आप लोग दिल बनाते हो पेपर पे ऐसा वाला, वो वाला शेप हमें दिखाई देने लगता है, इसलिए अब एम्ब्रियो हमें हार्ट शेप्ड स्टेज का दिखाई देने लगता है। यानी कि अगर हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखें तो एम्ब्रियो सबसे पहले 2 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट होता है, फिर 4 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लोब्यूलर स्टेज में कन्वर्ट होता है और फिर हार्ट शेप्ड स्टेज में कन्वर्ट होता है। यही हार्ट शेप्ड स्टेज और ज़्यादा इन्वेजिनेट करेगा बच्चा, तो जो एम्ब्रियो का कॉटिलेडन होगा वो 2 कॉटिलेडन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हार्ट शेप्ड स्टेज और ज़्यादा इन्वेजिनेट नहीं करेगा, तो जो कॉटिलेडन है वो प्रॉपर 2 कॉटिलेडन में डेवलप नहीं होगा, तो अब हम उसको 2 कॉटिलेडन स्टेज या डाइकॉटिलेडन स्टेज नहीं कहेंगे। तो देखो, हार्ट शेप्ड स्टेज के बाद एक स्टेज बनती है जिसमें हमें 2 कॉटिलेडन प्रॉपर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कॉटिलेडन जस्ट जहाँ पे एंड होता है बच्चा, यहाँ पे शूट मेरिस्टेम पाई जाती है, इसके नीचे वाले साइड रूट मेरिस्टेम पाई जाती है, यानी कि कॉटिलेडन के ही पोर्शन से स्टेम और लीव्स का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे शूट मेरिस्टेम पाई जा रही है। जिस स्टेज में हमें 2 कॉटिलेडन स्टेज प्रॉपर दिखाई देते हैं, उस स्टेज को हम टारपीडो स्टेज के नाम से जानते हैं। और ये है आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी कि अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट का सीक्वेंशियल देखें कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट का सीक्वेंस क्या है, तो देखो बच्चों, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का सीक्वेंस आप लिखोगे कि सबसे पहले जाइगोट डिवाइड हुआ 2 सेल्ड और 4 सेल्ड स्टेज में, तो 2 से लेके 4 सेल्ड स्टेज को हम प्रो एम्ब्रियो स्टेज बोलते हैं। तो जाइगोट डिवाइड हुआ सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो स्टेज में। प्रो एम्ब्रियो स्टेज में बच्चा 2 सेल्ड स्टेज भी आएगी और 4 सेल्ड स्टेज भी आएगी। फिर जैसे ही प्रो एम्ब्रियो बना, प्रो एम्ब्रियो अब डिवाइड होता है ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में, ग्लोब्यूलर स्टेज में। तो एम्ब्रियो डिवाइड हो जाता है ग्लोब्यूलर स्टेज में। ये 3rd स्टेज है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का। पहले जाइगोट डिवाइड हुआ प्रो एम्ब्रियो में, प्रो एम्ब्रियो डिवाइड हुआ ग्लोब्यूलर स्टेज में, ग्लोब्यूलर स्टेज डिवाइड हुआ हार्ट शेप्ड स्टेज में, हार्ट शेप्ड स्टेज में। ग्लोब्यूलर स्टेज डिवाइड हुआ हार्ट शेप्ड स्टेज में, और हार्ट शेप्ड स्टेज कन्वर्ट हो गया टारपीडो स्टेज में, टॉरपीडो स्टेज में। ये है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का स्टेज। अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो, आगे हम बात करें तो आगे है बच्चे जो एम्ब्रियो है, ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 2 कॉटिलेडन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चे, ऐसे एम्ब्रियो को हम डाइकॉटिलेडन एम्ब्रियो या डाइकॉट के प्लांट में पाया जाता है, डाइकॉट एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ऐसा एम्ब्रियो जिसमें हमें सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन देखने को मिलता है, ऐसे एम्ब्रियो को हम मोनोकॉट एम्ब्रियो कहते हैं। तो देखो, जिस एम्ब्रियो में हमें 2 कॉटिलेडन दिखाई दे रहा है, देखो एक 1 ये दूसरा ये, ऐसे एम्ब्रियो को हम डाइकॉट एम्ब्रियो कहते हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो में कौन कौन से पार्ट हैं, तो मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देती हूँ आपको। देखो बच्चा, जो डाइकॉट एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल कहलाता है, एपिकोटाइल, और नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल कहलाता है।
फिर मैं बोल रही हूँ एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट जो कोटिलिडन वाला स्टेज है, कोटिलिडन वाले पार्ट को हम एपिकोटाइल कहते हैं और कोटिलिडन के जस्ट नीचे वाले स्टेज को हम, नीचे वाले पार्ट को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो अगर हम ऊपर वाले पार्ट को एपिकोटाइल कह रहे हैं, एपी का मतलब होता है बच्चा आउटर, एपी मतलब होता है आउटर, तो जब भी हम कोई सीड को सोन करेंगे सॉइल के अंदर तो आउटर ऊपर के साइड क्या बनता है हमारा, स्टेम और लीव्स, और रूट सॉइल के नीचे के साइड थ्रू ग्रेविटी के साइड जो बनता है वो बनता है रूट्स। तो देखो अगर हम एपिकोटाइल की बात करेंगे तो एपिकोटाइल में एक रीजन पाया जाता है जहाँ पे अभी हम शूट मेरिस्टेम भी बनाए थे, उस रीजन को हम बोलते हैं प्लूम्यूल। यहाँ पे एक पॉइंट पाई जाती है बच्चा, उसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल करता क्या है, प्लूम्यूल किसी भी प्लांट के अंदर शूट और लीव्स का डेवलपमेंट कराता है, शूट और लीव्स का डेवलपमेंट कराता है, किसी भी प्लांट के अंदर शूट लीव्स डेवलपमेंट कराता है। फिर हम हाइपोकोटाइल रीजन की बात करें कि हाइपोकोटाइल में होता क्या है, तो हाइपोकोटाइल में बच्चा एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल रेडिकल, जिसको हम बोलते हैं बच्चा रेडिकल। रेडिकल का क्या काम है, रेडिकल फर्दर डिवाइड करता है और रूट का डेवलपमेंट कराता है, यानी कि रेडिकल रूट का डेवलपमेंट कराता है। इसी रेडिकल के ऊपर एक एडिशनल लेयर पाई जाती है यहाँ पे, जिसको हम रूट कैप नाम देते हैं। रूट कैप रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फिर हम बात करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की। मोनोकॉट, मोनो मीन्स मतलब होता है सिंगल, कॉट मीन्स कॉटिलिडन। ऐसा एम्ब्रियो जिसमें हमें सिंगल कॉटिलिडन देखने को मिलता है। डाइकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो में बच्चे बहुत ही स्पेशल सा डिफरेंस है जो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहली बात हम करें तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो को एक स्पेशल नाम देते हैं और वो स्पेशल नाम है स्क्यूटेलम। हमेशा याद रखना बच्चा कि मेज़ में, वीट में, ये सब जो है ये सब मोनोकॉट हैं और इसमें हमें जो एम्ब्रियो है उसका नाम हम देंगे स्क्यूटेलम। ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है। मोनोकॉट के एम्ब्रियो में फिर से वही जो ऊपर वाला रीजन एपिकोटाइल, नीचे वाला रीजन हाइपोकोटाइल। ऊपर वाले रीजन में देखो यहाँ पे एपिब्लास्ट पाया जा रहा है और एपिकोटाइल रीजन में ही शूट एपेक्स पाए जाते हैं, क्योंकि एपिकोटाइल रीजन हमेशा वो रीजन होता है बच्चा जो हम देखते हैं कि आउटर के साइड ग्रो करेगा, लाइक स्टेम और लीव्स। तो एपिकोटाइल रीजन में ही पाए जाते हैं शूट एपेक्स। अब यहाँ पे बात ये है कि जहाँ से शूट का डेवलपमेंट होगा, यानी कि जहाँ से स्टेम और लीव्स का डेवलपमेंट होगा, इस शूट एपेक्स के ऊपर एक एडिशनल सीथ देखो यहाँ पाई जा रही है। आपको क्लियरली इस डायग्राम में दिखाई देगा। एक एडिशनल सीथ पाई जा रही है, हॉलो फोलियार स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है और उस स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं कोलियोप्टाइल। यानी शूट एपेक्स को कहीं ना कहीं एक लेयर कवर किए रहता है जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नीचे हाइपोब्लास्ट रीजन की या हाइपोकोटाइल रीजन की। वहाँ पे देखो बच्चा एक रीजन है फिर से जो कि जैसे शूट एपेक्स को हम प्लूम्यूल कह रहे हैं, तैसे ही नीचे पाया जा रहा है रेडिकल जो आगे चल के बनाएगा रूट। चूँकि रेडिकल रूट बनाएगा सेम है डाइकॉट की तरह, डाइकॉट में भी रेडिकल रूट बनाया था। डाइकॉट में भी रूट कैप पाया जा रहा था जो रेडिकल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, जो रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन देखो यहाँ पे मोनोकॉट में एक और एडिशनल लेयर, एक अनडिफ्रेंशिएटेड सीथ रूट कैप को कवर की हुई है और ये अनडिफ्रेंशिएटेड सीथ को बच्चे हम नाम देते हैं कोलियोराइजा। यानी कोलियोराइजा एक एडिशनल सीथ है जो मोनोकॉट में हमें देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने जो बात की डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो की, तो मोनोकॉट में हमें 2 एडिशनल सीथ देखने को मिली है, 2 एडिशनल लेयर देखने को मिला है। एक वो जो शूट एपेक्स को कवर किए रहता है जिसको हम कोलियोप्टाइल कह रहे हैं, एक वो जो रूट एपेक्स को कवर किए रहता है जिसको हम कोलियोराइजा कह रहे हैं। मोनोकॉट के सीट को एम्ब्रियो को एक स्पेशल नाम दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। तो ये बात हुई डाइकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो में डिफरेंस की। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो सीड का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड बना। जब सीड बनता है बच्चे, किसी भी प्लांट के अंदर जब सीड बनता है तो देखो हमने देखा था कि हमारे पास जाइगोट बना, जाइगोट से बना एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था एंडोस्पर्म। इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा था बच्चा एंडोस्पर्म। यानी एंडोस्पर्म का कहीं ना काम है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना।
तो जब न्यूट्रिशन देने पे एम्ब्रियो कन्वर्ट हो गया सीड में, तो अब एंडोस्पर्म का काम खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि एंडोस्पर्म ही एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा था सीड में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो होता क्या है, तब जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी वाला पार्ट कन्वर्ट होता है फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, क्योंकि अल्टीमेटली ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो जब सीड बच्चा बनता है तो एंडोस्पर्म का काम अब खत्म हो गया न्यूट्रिशन देने का। तो कभी कभी होता क्या है, यदि एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम्ड हो जा रहा है सीड फॉर्मेशन में, एंडोस्पर्म बचा नहीं रह रहा है, मतलब ऐसा सीड बन रहा है जिसमें हमको एंडोस्पर्म देखने को ही नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, ऐसा सीड जहाँ पे हमें एंडोस्पर्म दिखाई ही नहीं दे रहा है सीड बनने के बाद, ऐसे सीड को हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। ठीक है, जो कि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड पाया जाता है पी में, ग्राउंडनट में और बीन्स में, जहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन। लेकिन ऐसा सीड जिसमें सीड बनने के बाद भी एंडोस्पर्म रिटेन रहता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है, ऐसे सीड को हम एल्ब्यूमिनस सीड के नाम से जानते हैं, जो पाया जाता है वीट में, मेज में, बार्ली में, कैस्टर में, कोकोनट में एंड सनफ्लावर में। उसके बाद बच्चे हम बात कर रहे थे कि जब एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो उसके ऊपर एक सेल पाई जा रही थी जिसको हम ओव्यूल का न्यूक्लियस सेल कह रहे थे। देखो प्रैक्टिकली बात यह है कि अगर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो का मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, एंडोस्पर्म बना, सब कुछ एम्ब्रियो सैक के अंदर बना। न्यूक्लियस का अब तक कोई काम नहीं था। अगर सब कुछ एम्ब्रियो सैक के अंदर बना है तो जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो भी एम्ब्रियो सैक के अंदर बनाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर जाइगोट हमारा एक बना है तो एम्ब्रियो भी हमारा कितना बनना चाहिए, एक बनना चाहिए। आइडली तो एक बनना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो न्यूक्लियस सेल है, ओव्यूल का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो डिवाइड करता है बच्चे, वो डिवाइड करके हमें कई सारे एम्ब्रियो को देखने को मिलता है, कई सारा एम्ब्रियो देखने को मिलता है न्यूक्लियस के डिवीजन से। तो अगर हम न्यूक्लियस के डिवीजन से हमें कई सारा एम्ब्रियो देखने को मिलता है तो न्यूक्लियस के डिवीजन के कारण जो कई सारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है एक ही प्लांट के अंदर, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी स्टेज। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक, अब दूसरी बात हम कर रहे हैं पेरिस्पर्म की। पेरिस्पर्म क्या है, तो पेरिस्पर्म में बच्चे जो न्यूक्लियस होता है वो भी परसिस्टेंट रहता है, वो भी पाया जाता है, कुछ ना कुछ न्यूक्लियस बचा रहेगा और पाया जाएगा, देखने को मिलेगा। ऐसे प्लांट को हम ब्लैक पेपर या बीट के नाम से जानते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, आगे हमारा सीड डॉर्मेंसी। सीड हमने बना लिया। अब बच्चे कभी कभी जो अच्छा कंडीशन, मतलब कि सीड को ग्रो करने के लिए हमें प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर ऑक्सीजन, ऐसा कंडीशन चाहिए जिसमें सीड हमारा जर्मिनेट करे। लेकिन कभी कभी कंडीशन एडवर्स हो जाती है जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं करता, सीड इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि सीड डेड हो जाता है, सीड की वो इनएक्टिविटी स्टेज, इनएक्टिव स्टेज जिसमें सीड इनएक्टिव रहता है, कुछ काम नहीं करता, उस स्टेज को हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, रोज आपका 8 से 10 घंटे का शेड्यूल बना है, लेकिन अचानक से 1-2 दिन आप एकदम कुछ नहीं पढ़े हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप आगे चल के अब पढ़ोगे नहीं, फिर आप उस शेड्यूल को फॉलो नहीं करोगे। हम ये बोलेंगे ना कि आप आज एक दिन के रेस्ट पीरियड में हो। तो कहने का मतलब वही है कि जिस टाइम सीड रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है उस स्टेज को हम, उस कंडीशन को हम सीड डॉर्मेंसी के नाम से जानते हैं। अब देखो ऐसा है क्या, तो सीड जब मैच्योर होता है, तो जब सीड मैच्योर होता है बच्चा, तो उसमें वाटर कंटेंट 10 to 15% लेस हो जाता है, कम होने लगता है। उसके बाद सीड ड्राई हो जाता है। जब सीड ड्राई हो जाता है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, और इसी को, जिस कंडीशन में सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, उसी कंडीशन को हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। इसलिए जब हम सीड को शोन करते हैं, शोन करने के बाद उसको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर वाटर कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तब वो जर्मिनेट करता है। तो हम बोलते हैं कि सीड डेड नहीं हुआ था, वो कुछ टाइम के शॉर्ट पीरियड के टाइम पे वो इनएक्टिव स्टेज में चला गया था, और ये कंडीशन सीड डॉर्मेंसी कहलाती है।
फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड की। क्या क्या एडवांटेज है, सीड क्यों बनता है और सीड का एडवांटेजेस क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज बच्चे सीड का है कि बेटर एडाप्टिव स्ट्रैटेजी फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। हमें अगर सीड को कहीं न्यू हैबिटेट पे ले जाना हो तो इसका जो डिस्पर्सल स्ट्रैटेजी होता है वो बेटर होता है। नेक्स्ट क्या है इसका एडवांटेज, तो हेल्प टू स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया। सीड को बच्चे हम कहीं पर भी किसी भी एरिया में, ऐसा नहीं है कि हम बनारस में कोई सीड खरीदे तो उसको इलाहाबाद में ग्रो नहीं करा सकते हैं, ओके। तो कहने का मतलब है कि सीड को हम किसी भी अदर एरिया में कॉलोनाइज करा सकते हैं। तो हम किसी भी अदर एरिया में स्पीसीज का नंबर, स्पीसीज की डाइवर्सिटी सीड के से बढ़ा सकते हैं। फिर थर्ड वन है दे हैव फूड रिजर्व, सो यंग सीडलिंग आर nourished and they are capable of photosynthesis। सीड के अंदर फूड रिजर्व मटेरियल के फॉर्म में रिजर्व रहता है, स्टोर रहता है बच्चा। तो सीड जब भी किसी प्लांट के लिए अवेलेबल कराया जाएगा या सीड को हम ग्रो कराएंगे तो सीड कहीं ना कहीं अपने प्लांट को, अपने पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, सीड के पास ये पावर होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड की खास बात। सबसे पहले डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। जैसा कि अगर हमको सीड को स्टोर करना है, ठीक है, तो कभी कभी कोई चीज़, जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर वाटर कंटेंट अगर हम निकाल दें तो वो डेड हो जाएगी, वो इनएक्टिव नहीं होगी शॉर्ट पीरियड के लिए, वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। कभी कभी बहुत सारे ऐसे लाइव ऑर्गेनिज्म भी हैं, अगर हम उनसे वाटर कंटेंट निकाल दें, उनको ड्राई कर दें, ड्रायर में डाल दें, तो क्या वो जिंदा रहेंगे? नहीं जिंदा रहेंगे। लेकिन सीड की ये प्रॉपर्टी है बच्चा कि सीड में अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो सीड कुछ टाइम पीरियड के लिए डॉर्मेंसी में जाता है, सीड डेड नहीं होता। उस डॉर्मेंसी के बाद सीड को हम फिर से सोन कराएं, फिर से हम ग्रो कराएं तो वो प्लांट को वो जर्मिनेट करता है और हमें रूट, शूट, स्टेम का डेवलपमेंट, शूट का, रूट का, स्टेम का, लीव्स का, इस सब का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं सीड वायबिलिटी की। कोई भी सीड कितने टाइम तक वायबल होता है, वही होती है सीड की वायबिलिटी पीरियड। जैसे बहुत सारे सीड को हम 1 मंथ तक रखे भी, 1 मंथ के बाद भी बच्चा सोन करें तो हम देखते हैं कि वो सीड जर्मिनेट करता है, प्लांट का डेवलपमेंट करता है। तो जितने स्टेज तक सीड को हम रख सकते हैं, रखने के बाद अगेन सोन करें और सीड अपना जर्मिनेशन दिखाए हमें, तो वो होती है सीड की वायबिलिटी पीरियड। तो देखो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि सीड लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ। बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जो कुछ महीने बाद अपनी वायबिलिटी को लॉस कर देते हैं। सम सीड्स अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, बहुत सारे ऐसे सीड हैं बच्चे जो 100 ऑफ ईयर्स तक भी लाइव होते हैं। 100 ईयर्स तक भी अगर हम उनको रखें, उसके बाद जर्मिनेट करें तो वो लाइव हमें दिखेंगे। जैसे कि ल्यूपिनस आर्टिकस का सीड था जो एक्सट्रैक्ट किया गया था आर्कटिक टुंड्रा से, और उसको 100 ईयर्स बाद भी जर्मिनेट कराएगा तो वो जर्मिनेट किया था। सीड जर्मिनेशन ल्यूपिनस आर्टिकस प्लांट था, इसका सीड आर्कटिक टुंड्रा से आइसोलेट किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था, और इसका जर्मिनेशन पीरियड 10,000 ईयर तक डॉर्मेंसी पीरियड में ये था। फिर हम डेट पाम की बात करें, फोनेक्स डेक्टाइरीफेरा की, तो ये भी 200 ईयर्स के बाद अगर इसको हम जर्मिनेट करना देखे थे तो ये जर्मिनेट कर गया था। तो ये होता है सीड का वायबिलिटी पीरियड। फिर हम बात करते हैं फ्रूट की। तो जैसा कि मैंने बोला बच्चा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक इसी तरह ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। जिस तरह ओवरी फ्रूट बनाती है तो ओवरी का जो बॉल है वो कन्वर्ट होता है फ्रूट बॉल में, और फ्रूट के बॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। फ्लैशी फ्रूट में आते हैं लाइक गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और ड्राई फ्रूट्स में आप लोग पढ़ते हो, खाते भी हो, ग्राउंडनट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद फ्रूट किस रीजन से डेवलप हो रहा है। यदि फ्रूट डायरेक्टली ओवरी से डेवलप हो रहा है बच्चे, तो ऐसे फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट के नाम से जानते हैं। देखो, फ्रूट इफ डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम ओवरी, मोस्ट ऑफ द प्लांट में ट्रू फ्रूट का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो अदर देन ओवरी के अलावा किसी भी अंदर पाए जाने वाले लाइक न्यूक्लियस से, थैलेमस से, न्यूक्लियस नहीं, लाइक थैलेमस से, पेडिसल से, मतलब कोई भी अदर पार्ट से, ओवरी के अलावा कोई भी अदर पार्ट से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। पाया जाता है ये एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में एंड कोकोनट में।
अब हम आगे बात करते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि फ्रूट का डेवलपमेंट अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन से होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फ्रूट का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें हम देखते हैं कि फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, और यदि कोई फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, और हमें देखने को मिलता है बनाना के अंदर। बनाना आप बहुत भी होगे, उसमें देखे होगे सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हम सेम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का डेवलपमेंट ग्रोथ हार्मोन के एप्लीकेशन से कराएं, इंड्यूस करा सकते हैं हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोजेनेसिस, ग्रोथ हार्मोन्स के एप्लीकेशन से, तो ऐसे फ्रूट भी सीडलेस होते हैं। ऐसे फ्रूट में बच्चे सीड नहीं पाई जाती, क्योंकि सीड अल्टीमेटली रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का। जहाँ फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा वहाँ सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस बच्चे एम्फीमिक्सिस से थोड़ा अलग है। एम्फीमिक्सिस को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ट्रू फर्टिलाइजेशन का एक और नाम है एम्फीमिक्सिस, लेकिन जिसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। तो देखो, यदि सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, if production of seed without fertilization, then this process is known as apomixis. apomixis पाया जाता है एस्टरेसी में, ग्रासेस फैमिली में हमें देखने को मिला है। एपोमिक्सिस से सेम चीज़, सेम सीड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, लेकिन सीड तो रिजल्ट है, सीड रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का, तो कहीं ना कहीं ये सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट हमें दे रहा है। इसीलिए हम एपोमिक्सिस को बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट किसकी मिमिक्री करता है, किसकी नकल करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये नकल करता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद भी हमको सीड मिलता है और एपोमिक्सिस के बाद भी हमको सीड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एपोमिक्सिस। बच्चे, हम हमेशा मेंडल का लॉ जब पढ़ाते हैं या व्हाटएवर, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाते हैं, बात भी करते हैं कि हमेशा जो रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं या जो भी डोमिनेंट और रेसेसिव है वो दोनों सेग्रीगेट आउट होते हैं। तो एपोमिक्सिस का सबसे बड़ा यही एडवांटेज है कि इसमें सेग्रीगेशन नहीं होगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है तो। चलिए यहाँ पे एडवांटेजेस की हम बात करते हैं। इफ़ द सीड फ्रॉम हाइब्रिड सोन, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएं, हाइब्रिड बनाएं और सीड बनाएं, तो द प्लांट इन अ प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड लूज हाइब्रिड कैरेक्टर। जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा बच्चा, दोनों के दोनों गैमीट, चाहे वो हाइब्रिड वाले भी हों, वो सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग होंगे, और सेग्रीगेट होने के कारण हाइब्रिड कैरेक्टर हर बार लूज होगा। ओके तो ये इसी के का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिस कारण हमको एपोमिक्सिस को लाना पड़ा। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड आर कॉस्टली। हाइब्रिड सीड बहुत कॉस्टली होती है, हाइब्रिड सीड को बनाना भी बहुत कॉस्टली होता है। हाइब्रिड सीड आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव भी है ये। इफ़ हाइब्रिड मेड इनटू अ एपोमिक्टिक, वही हाइब्रिड को अगर हम एपोमिक्टिक में कन्वर्ट कर दें, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन। सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है एपोमिक्सिस में, और अगर सेग्रीगेशन नहीं है तो हाइब्रिड कैरेक्टर हम लूज़ नहीं करा पाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा फिर कि अगर हमारा हाइब्रिड कैरेक्टर लूज़ नहीं हो रहा है तब। अब हम वही बात करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी की। जब हम कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि अगर जाइगोट एक है तो बनने वाला जो एम्ब्रियो है वो भी एक ही बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जाइगोट ने तो एम्ब्रियो बनाया, जाइगोट ने तो बच्चा एम्ब्रियो बनाया, लेकिन जाइगोट के अलावा अदर कोई पार्ट ने डिवीज़न करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर दिया, तो इसको तो हमें लगेगा कि एक ही प्लांट के अंदर कई सारे एम्ब्रियो बन गए हैं। जैसे कि पॉलीएम्ब्रियोनी में देखो यहाँ लिखा हुआ है डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन। सबसे पहली बात, जो एग सेल होता है वो बिना रिडक्शनल डिवीजन के फॉर्म्ड होता है। इन मेनी स्पीसीज, और कुछ स्पीसीज में हमें देखने को मिलता है कि सम न्यूक्लियर सेल डिवाइड करता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेता है।
उस कंडीशन में बच्चे हमें एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो दिखाई देते हैं, कई सारे एम्ब्रियो। दस ईच ओव्यूल कंटेन अ मैनी एम्ब्रियो एंड दिस कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी, और इसी कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। यानी पॉली मीन्स मेनी और एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो, कई सारे एम्ब्रियो हमें देखने को मिलेंगे जिस प्लांट के अंदर, और देखने को मिलता किस में है, साइट्रस के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं, ये है हमारा पॉली एम्ब्रियोनी का। पॉली एम्ब्रियोनी के बाद ये है पॉली एम्ब्रियोनी का। पॉली एम्ब्रियोनी के बाद बच्चे एक टर्म है, जैसे कि हमने पार्थेनोकार्पी पढ़ा, तो पार्थेनोकार्पी और एक और टर्म है पार्थेनोकार्पी से रिलेटेड ही पार्थेनोजेनेसिस। तो ये थोड़ा हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। एक है बच्चा पार्थेनोकार्पी और एक होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस तो पार्थेनोकार्पी है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अगर फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहे हो आप, तो फ्रूट के सेंस में हम इसको पार्थेनोकार्पिक टर्म देते हैं। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस बच्चा एक प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म डेवलप। तो ये एक प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस एंड इट इज द टर्म यूज्ड फॉर फ्रूट। इट इज द टर्म यूज्ड फॉर फ्रूट which develop without fertilization। तो ये है बात बच्चे पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी की। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। बच्चों आप लोगों के लिए जो है मेरा सजेशन कि आप लोगों को करना क्या है, तो आप लोगों को सबसे पहले मेरा कंप्लीट नोट्स आपको पढ़ना है, कंप्लीट क्लासेस डिस्कशन, क्लास में जो भी डिस्कशन हुई है उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद जितने भी मैं ऑनलाइन वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ वो आपको देखना है। ओके, सेकेंड चीज़ आपको करना है पूरी की पूरी एनसीईआरटी तो आपको रीड करनी ही है। मीन्स मेरा वीडियो देखिए, सब कुछ देखिए, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि एनसीईआरटी बैठ के रटने लगो। आपका मेरा वीडियो सफिशिएंट है, आपके एकेडमिक के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप मेरा वीडियो, मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो देखते हैं तो आपका एकेडमिक बहुत अच्छे से और अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि 90-95 तो आना ही है बायोलॉजी में। ओके, तो सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। थर्ड वन जो आपको करना है, हर चैप्टर का जैसे ही मैं चैप्टर कंप्लीट करूं, और मैं चैप्टर क्या, मैं तो टॉपिक की बात करती हूं कि जैसे ही मैं टॉपिक कंप्लीट करूं तो आपको टॉपिक वाइज PYQ लगा ही लेना है। मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए चैप्टर 4 तक मैं चैप्टर 4 कंप्लीट करा चुकी हूं, और चैप्टर 4 तक मैंने उन्हें PYQ प्रोवाइड कराया है हर यूनिट से और हर टॉपिक से। तो हर टॉपिक से उनके पास PYQ है। मैं अपने ऑफलाइन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो PYQ जरूर सॉल्व करें। मैं जितना भी पढ़ाई हूँ बच्चे उतना तक एटलीस्ट, जैसे ही क्लास में वो टॉपिक कंप्लीट होता है आप जाके पहले एनसीईआरटी रीड करो और आपको PYQ सॉल्व करना है। ओके, तो आज मैं अपना क्लास एंड करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँगी तो आप लोगों के लिए मैं अपना सेकेंड चैप्टर जो हम लोगों का है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए रिविजन क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।